हेलो एंड वेलकम टू स्टैटिक मित्रा। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे इंडियन पॉलिटी को, जो बेसिकली वनडे एग्जाम्स को लेकर के टारगेट की गई है। इस वीडियो में बेसिकली स्टार्टिंग जो है बेसिकली ऐसी है कि आपको शुरू में जो है थोड़ा सा बेसिक से लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्टैटिक को याद करने में कोई समस्याएं नहीं आएंगी। इसमें शुरू में जो पॉलिटी जो स्टार्ट होती है, इंडियन पॉलिटी जो इमरजेंसी पॉलिटी का जो अपन शुरू से पढ़ते हैं एक्ट वगैरह से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के अपन स्टार्ट करते हैं पॉलिटी को जनरली। तो उसमें वहाँ से लेकर के 1947 तक के जो एक्ट आए ब्रिटिश रूल के दौरान, उनको अपन ब्रीफली देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रॉपरली जो 1946 में जो संविधान सभा बनी, उसके बाद जो उन्होंने जो भारत के लिए जो संविधान बनाया, उस संविधान में क्या क्या मेंशन किया गया है उसको अपन शुरू करेंगे। ये वीडियोस बहुत ही छोटे छोटे होने वाले हैं, और ये वीडियोस आपके किसी भी एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम्स हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, उसको लेकर के मैंने डिज़ाइन किए हैं। इन वीडियोज़ में आपको हर चीज़ क्रिस्प शॉर्ट में मिलेगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आप नोट्स देख पा रहे होंगे कि नोट्स किस तरह इसमें मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं। आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आएंगी इसमें, और आपको ये चीज़ें आसानी से याद भी हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक टाइमलाइन मैंने यहाँ पे दी हुई है। एक टाइमलाइन जिसमें 1600 से लेकर के वो कंपनी शासन शुरू होता है। ठीक है, वेट ए मिनट। यस, कंपनी शासन 1600 में जब कंपनी ईस्ट इंडियन कंपनी भारत में आने लगी, तब से लेकर के 1947 तक, जब भारत देश अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ, तब तक की अपन जो है टाइमलाइन देखेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ टाइमलाइन डिस्कस करूंगा, ताकि जब अपन नोट्स डिस्कस करें तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आए। इस वीडियो में अपन क्या करेंगे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1858 तक अपन चलेंगे। यहाँ पर आपके चार्टर एक्ट समाप्त हो जाते हैं। चार्टर एक्ट आपका वैसे यहीं समाप्त हो जाता है, तो अपन यहाँ तक पढ़ेंगे। फिर सेकंड वीडियो में आपको ये एक्ट सारे इसमें मिल जाएंगे, ताकि होच पोच चीज़ें नहीं हो, आपको आराम से समझ में भी आ जाए। देखो, 1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मुगलों से कुछ टाइम पर मुगलों के साथ काम किया है ना, उनसे परमिशन ले लेके। इसके बाद 1765 में लास्ट जब अंग्रेज मुगलों की सत्ता बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, मुगल सत्ता जब कमज़ोर हो जाती है, तो इन्होंने मुगल सत्ता के साथ बंगाल और अवध के साथ में इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि के बाद में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ हो जाती है, जहाँ पर कंपनी के पास में उनके बहुत दोनों तरफ के राइट आ जाते हैं, दीवानी और बाकी जो अदर मुद्दे होते हैं वो भी आ जाते हैं। इस दौरान क्या होता है, जो कि कंपनी रूल कर रही होती है, तो उन्होंने अपनी खुद की आर्मी को, अब जैसे उन्होंने प्रशासन के लिए भी लगा दिया, प्रशासन भी वो खुद करने लगे। ऐसे में क्या हुआ कि लोकल्स के साथ में उनकी कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार में संलग्न होने लगे, और वो बाईपास करने लगे कंपनी के रूल्स को। तो इसके कारण उन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाया गया। 1773 का पहला एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट जिसको बोलते हैं अपन। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया आपका 1773 में। आई होप आपको सही से क्लियरली दिख रहा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, नाउ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों को उनको गिफ्ट लेने से मना कर दिया, भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाने के लिए मना कर दिया। उनका अपना कोई भी कर्मचारी कंपनी का प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता था, या फिर वो अपने लिए व्यापार में संलग्न नहीं हो सकता था, वो केवल नौकरी करेगा। ठीक है, उस टाइम पे जो थे रेगुलेटिंग एक्ट लाया, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल नहीं हुआ, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट बना आपका 1774 में। उस टाइम पे एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज हुआ करता था, और 3 अन्य जज होते थे। इस तरह 4 जज थे उस टाइम पे। ठीक है, नाउ मद्रास, बम्बई और बंगाल, ये किसके अंडर आते थे, बंगाल गवर्नर के अधीन आते थे। उस टाइम पे बड़ी बड़ी 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी अंग्रेजों के नियंत्रण में, मद्रास, बम्बई और बंगाल। ये आपका प्यारा सा भारत है। मैं भारत के मैप को आप थोड़ा बताता हूँ। ये आपका भारत है। ठीक है, ये इस तरह भारत है, इधर मद्रास, इधर बम्बई और इधर बंगाल। तो ये तीनों जो पॉइंट है, ये अंग्रेजों के नियंत्रण में हुआ करते थे उस टाइम पे। ठीक है, और ये सबके किसके नियंत्रण में आते थे, बंगाल। बंगाल कहाँ पे था, यहाँ पे। ये इधर गुजरात हो गया, इधर मद्रास हो गया, ये बम्बई और ये बंगाल। तो बंगाल का जो गवर्नर था, इनके सबके नियंत्रण में आता था। ये मद्रास और बम्बई बंगाल के नियंत्रण में आते थे। ठीक है, इसके बाद चूंकि ये पहला एक्ट था, तो इसमें कुछ कमियां भी थी। उनको सुधारने के लिए 1781 का एक्ट आया, फिर 1784 का आया, उसके बाद 1786 का एक्ट आया, एक और एक्ट आया। मतलब बीच में 3 एक्ट और आए थे। इनको अपन बीच में डिस्कस करेंगे। अब आप एक बार ध्यान रखिए कि अगर कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा, तो क्या करिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके बाद कंपनी, चूंकि ये तो कंपनी थी, ठीक है, ये चूंकि ये कंपनी थी, तो
तो इसको ब्रिटेन का जो राजा था उससे परमिशन लेनी पड़ती थी बार बार। तो ब्रिटेन के राजा ने पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाया ये। इसके बाद में 20-20 साल तक की परमिशन कंपनी को देते रहे, 20-20 साल की परमिशन बढ़ाते रहे, इस तरह एक्ट आते रहे। तो 1773 के बाद में 20 साल जोड़ेंगे तो 1793 का चार्टर एक्ट आया। इसके बाद 20 साल और बढ़ाया इनका कार्यकाल, तो 1813 का आया, फिर 20 साल और बढ़ा, है ना, तो 1833 का आया। इसके बाद 20 साल और बढ़ा तो फिर आया आपका 1853 का चार्टर एक्ट। इसके बाद आपको पता है कि 1853 तक जो ऐसी स्थितियां बन गई थी कि कंपनी के शासन से, कंपनी जो शासन कर रही थी वो बेसिकली शोषण कर रही थी यहाँ के लोगों का, इनसे धन इकट्ठा करती थी और ब्रिटेन भेज देती थी। ठीक है, तो इन सबसे परेशान होकर के एक बहुत बड़ा क्रांति हुई, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अब इस स्वतंत्रता संग्राम के, इसको स्वतंत्रता संग्राम क्यों बोलते हैं? क्योंकि पे इन इंडिया इसका असर दिखा था। ऐसे तो छोटे मोटे रिवोल्ट बहुत ज़्यादा होते थे, ये पूरा भारतवर्ष था, इसमें छोटे मोटे रिवोल्ट होते रहते थे, बट इतना इम्पैक्ट किसी का नहीं था जितना कि 1857 की क्रांति का जो प्रभाव फैला था। तो इस क्रांति के कारण अंग्रेजों को सोचने पर इसने मजबूर कर दिया, और मजबूर जब कर दिया तो कंपनी के शासन को यहाँ पे एंड करके ताज के शासन की शुरुआत हुई। मतलब ब्रिटेन के राजा ने कहा कि अब मैं खुद यहाँ पे रूल करूंगा। मतलब रूल करूंगा का मतलब वो यहाँ पे अब वो खुद अपने प्रतिनिधि भेजेगा और वो यहाँ पे एज ए प्रशासन की तरह काम करेंगे, एज ए यहाँ पे उनकी टेरिटरी मान के शासन करेंगे। ठीक है, तो ताज का शासन शुरू होता है आपका 1858 से। 1857 की क्रांति हुई, फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। इससे पहले जितने भी एक्ट थे वो सारे के सारे चार्टर थे। ठीक है, चार्टर मतलब, चार्टर का मतलब होता है परमिशन। ठीक है, कंपनी को परमिशन थी कि आप रूल करो हमारे बिहाफ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एज ए प्रशासन के रूप में काम करना स्टार्ट करेंगे अंग्रेज। ठीक है, 1858 का अधिनियम। इसके बाद में देखो, इसके बाद में एक पहला अधिनियम आया पहला तो ताज का शासन शुरू हो गया 1858 से। इसके बाद 1861 से जो है ताज का शासन शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ से लेकर के ये, चूंकि अब यहाँ पे परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी तो 20-20 साल का वो सिस्टम खत्म हो गया। ठीक है, ये मैं टाइमलाइन आपको बता रहा हूँ, उसके बाद अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, नाउ 1861 की जब कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई तो यहाँ पे पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ हुई आपकी, पोर्टफोलियो प्रणाली जिसमें विभाग बनाए गए अलग अलग, है ना, वो सारी चीज़ें मिली। और इसके बाद 1892 का अधिनियम आया जिसमें कुछ भारतीयों की मांगे थी, उनको भी उनकी, जैसे कि 1885 के आसपास में आपकी कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो भारत के जो लोग थे उनके हित थे, उनके भी, है ना, भारतीयों के हितों को समाहित करने के लिए एक अमेंडमेंट लाया गया, मतलब एक नया एक्ट लाया गया 1892। इसके बाद आपका 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम आता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 1919 का अधिनियम। इसके बाद आपका 1935 और लास्ट 1947 का अधिनियम आता है। ठीक है, नाउ इसके बाद अपन करेंगे एक एक चीज़ को डिस्कस। ठीक है, तो देखो ये मैंने आपको पूरी टाइमलाइन बता दी। अब आपको ईयर याद नहीं करने पड़ेंगे कि कौन सा एक्ट कब आया था। ठीक है, ये आपको पूरी टाइमलाइन कंप्लीट हो गई। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 1773 का एक्ट आता है। इसके बाद 20-20 साल जोड़ते जाओगे, 1773 के बाद में आपका आता है 1793, फिर 20 जोड़ेंगे तो 1813, फिर 20 जोड़ेंगे 1833, फिर 20 जोड़ेंगे 1853। ये लास्ट चार्टर एक्ट था। फिर 1858 का अधिनियम आ जाता है, भारत शासन अधिनियम, भारत पर शासन करने का अधिनियम था। ठीक है, इसके बाद में ये, चूंकि ये तो तुरंत में लाया गया था ताकि 1858 की क्रांति जो आक्रोश पैदा हुआ था उसको शांत किया जा सके कि नहीं हम कुछ चेंज ला रहे हैं। अंग्रेजों ने कहा कि हम चेंज ला रहे हैं, तो 1858 का अधिनियम लाके उन्होंने उस टाइम तात्कालिक रूप से इसको शांत कर दिया। इसके बाद प्रॉपरली जो उन्होंने नियम बनाया वो 1861 में बनाया। इसके बाद आपका 1891 में आता है। उसके बाद 1909, 1919, 1935 और आपका 1947 का अधिनियम जिसमें भारत देश आज़ाद हो गया। ठीक है, ना इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं एक एक एक्ट को डिटेल में डिस्कस करना कि इसमें क्या क्या हुआ था हर एक एक्ट में। क्योंकि दिल्ली पुलिस हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी के एग्जाम्स हो, उनमें कभी कभी ये फैक्चुअली पूछ लेते हैं। और मैं आपको ये लेक्चर इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी आपके अंदर आए कि अच्छा ये चीज़ें इस तरह हुई थी। ठीक है, नाउ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मैंने आपको जैसे बताया कि ये रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। तो इसमें बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर था उसको अलग एक नाम दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। कारण क्या था, मद्रास और बम्बई को भी इसके अधीन लेके आया गया था इसलिए। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल हुआ आपका लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। मैं इसको जूम करता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल हुआ आपका लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसमें इसके साथ 4 मेंबर थे। ठीक है, 4 मेंबर इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हुआ करते थे, मतलब इसको असिस्ट करने के लिए। देखो इस वीडियो की पीडीएफ आपको ना @स्टैटिक मित्रा, जब ये डालोगे स्टैटिक मित्रा बिना स्पेस के, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नाउ पहला जो गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स था। 1774 में आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, कलकत्ता में होती है। 4 जज थे, उनमें एक मुख्य जज हुआ करता था, मतलब 1+3 ये आपके जज हुआ करते थे। ठीक है,
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कंपनी के शासन को संभालने वाले लोग हुआ करते थे। कंपनी के जो भी क्रियाकलाप होंगे, जो भी उनके एक्शंस होंगे, उनको कौन संभालेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है। इसके अंदर मुख्य मुख्य प्रावधान यही थे। ठीक है, नाउ इसके बाद में 20 साल जोड़ेंगे, 20 साल जोड़ेंगे तो कौन आएगा? 1993। ठीक है, इस चार्टर में क्या हुआ था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भुगतान भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो भुगतान था वो किसके राजस्व से दिया जाता था? भारतीय राजस्व से, मतलब भारत से जो इनकम होती थी, भारत से जो इनकम होती थी उसमें से ही दिया जाएगा। ये इसमें प्रावधान किया गया। देखो, इसके बीच में 3 एक्ट अधिनियम और आए थे, उनको अपन अलग से डिस्कस करेंगे। मैंने उसको होच पोच नहीं होने देने के कारण मैंने उसको अलग से सेपरेटली लिखा है। तो आप आइए देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में 3 संशोधन लाए गए। 1781 का संशोधन, ठीक है, इसे बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। बहुत बार ये भी पूछते हैं हमें कि बंदोबस्त कानून किस अधिनियम को बोलते हैं? तो 1783 का जो एक्ट आया था उसको बंदोबस्त कानून भी बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसको बोलते हैं। इसमें क्या था बेसिकली कि हिंदू मुस्लिम के कानूनों के हिसाब से उनके निजी मामलों पर निर्णय किए जाने थे। 1781 का जो एक्ट आया था उसमें, है ना, पहला जो एक्ट अमेंडमेंट आया था उसकी बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कानूनों के हिसाब से उनके निजी मामलों पर निर्णय किए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये एक जजमेंट तो देते होंगे ना, तो जजमेंट देते होंगे तो हिंदू मुस्लिमों के पहले भी अपने कानून चले आ रहे थे, उनके हिसाब से उनके निजी मामलों में निर्णय किया जाएगा। बहुत अच्छा कानून है। ठीक है, राजस्व मामले सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिए। ये आप ध्यान रखो कि किस एक्ट में राजस्व मामलों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया, वो था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल सुप्रीम कोर्ट से मुक्त हो गई। मतलब गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल अगर कोई ऐसा वैसा काम करती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई निर्णय नहीं दे सकता, वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है, प्रांतीय मामलों की अपील भी गवर्नर जनरल की काउंसिल में होंगी। जैसे कि आज ये समझ लो कि केंद्र में गवर्नर जनरल है, ठीक है, और बहुत सारे स्टेट्स भी हैं, तो स्टेट के जो भी मामले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, वो गवर्नर जनरल के पास जाया करेंगे। यही चीज़ मैं यहाँ पे दे रखी। प्रांतीय मामलों की अपील गवर्नर जनरल की काउंसिल में होगी। इनके नियम भी यही बनाएंगे। इनके प्रांतीय मामलों के जितने जो भी केसेस होंगे उनके नियम कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल की काउंसिल, नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बनाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ इसके बाद में आपका आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या हुआ कि राजनीतिक और वाणिज्यिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया। जो पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं और जो कॉमर्शियल अफेयर्स होते हैं उनको अलग अलग कर दिया गया। पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पॉलिटिकल अफेयर्स को कौन कंट्रोल करेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और वाणिज्यिक मामलों को कौन कंट्रोल करेंगे? डायरेक्टर्स। आज भी कंपनीज में डायरेक्टर्स होते हैं, तो कॉमर्शियल जो पैसे से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं वो डायरेक्टर्स हैंडल करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। तो इस तरह द्वैध शासन का आरंभ हुआ 1784 में। 1784 में द्वैध शासन का आरंभ हुआ, मतलब अलग अलग विषय बांट दिया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक अलग ये काम करेगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये काम करेंगे। कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। कंपनी के जो अधीन क्षेत्र था उसको कौन सा क्षेत्र कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र बोला गया। ठीक है, नाउ एक और एक्ट आता है 1786 का एक्ट, जिसमें तो कुछ नहीं था, बेसिकली कॉर्नवालिस थोड़ा डोमिनेटिंग था। उसने कहा कि ये विशेष मामलों में काउंसिल का निर्णय भी नहीं मानेगा। मतलब जो 4 सदस्यों की काउंसिल हुआ करती थी गवर्नर जनरल को सपोर्ट करने के लिए, ये अगर काउंसिल कुछ चीज़ बोलेगी तो कॉर्नवालिस नहीं मानेगा। इसने ये अधिकार अपने लिए पास करवाया। ठीक है, विशेष मामलों में, स्पेशल केसेस में, क्या है ये? स्पेशल केसेस में वो काउंसिल के निर्णय को बाईपास कर सकता था। ठीक है, सेनापति और कमांडर इन चीफ का पद भी कॉर्नवालिस को दिया गया। ठीक है, सेनापति और कमांडर इन चीफ का पद भी सेनापति को, इसको कॉर्नवालिस को दिया गया। और ये जो दोनों जो मतलब अमेंडमेंट लाए गए, 1793 का जो एक्ट अपन ऊपर पढ़ा उसमें ये लिखा गया कि ये जो दोनों जो प्रोविजन है आगे आने वाले सभी गवर्नर जनरल को मिलेंगे। ठीक है, ये भी इसमें कहा गया। नाउ इसके बाद 1873 का एक्ट 20 साल 1793 में जब जोड़ेंगे अपन, 1793 में जब जोड़ेंगे 20, तो आएंगे 1813 के एक्ट में। और ये एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नाउ इसमें क्या कहा गया कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था कि व्यापार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो ब्रिटेन में ये तो जरूरी नहीं कि केवल एक ही कंपनी होंगी, बहुत सारी कंपनी होंगी। ठीक है, बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे काम कर रही थी, तो इसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ये कहा गया कि अदर कंपनी जो ब्रिटेन में है वो भी जाके भारत में व्यापार कर सकती है। तो आप इसको इस तरह समझिए। ठीक है, फिर भी एक यहाँ पे प्रोविजन था कि चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार
का बना रहेगा। मतलब चाय, भारत में जो भी चाय पैदा होगी उसका जो व्यापार करेगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और कोई नहीं कर सकता। और चीन के साथ भी केवल कौन व्यापार करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी, अदर कंपनीज वो व्यापार नहीं कर सकती। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को यहाँ पे अलाउड किया गया। उनका कहना था कि भारतीय अभी भी अनपढ़ है, या इनको समझ में नहीं आता है, या फिर ये अभी बौद्धिक रूप से उतने सक्षम नहीं है। तो ये केवल उनका बहाना था, ऐसा नहीं था। बट इन्होंने ईसाई मिशनरियों को यहाँ पे अलाउड किया ताकि मुख्य उद्देश्य जो था वो धर्म परिवर्तन करके ईसाइयत का प्रसार करना था। ठीक है, तो ईसाई मिशनरीज को भी कब अलाउड किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट में। ब्रिटिश इलाके पर पश्चिमी शिक्षा का प्रचार। जो ब्रिटिश नियंत्रण में जो क्षेत्र थे वहां पर पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार इन ईसाई मिशनरीज ने किया, और कंपनी ने भी अलाउड कर दिया और ब्रिटेन ने भी अलाउड कर दिया। ठीक है, टैक्स ऑन इंडिविजुअल्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है कि इंडिविजुअल पर टैक्स कब लगाया गया। ठीक है, इंडिविजुअल पर टैक्स कब लगाया गया? 1813 के एक्ट में लगाया गया, 1813 के एक्ट में। और अगर कोई टैक्स नहीं भरता था तो उसे दंड देने का प्रावधान भी यहाँ पर था। ठीक है, दंड देने का प्रावधान भी यहाँ पर रखा गया। नाउ 1833 का चार्टर एक्ट, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। मतलब ऐसा पूछते हैं बहुत बार कि बंगाल का गवर्नर जनरल, मतलब किस एक्ट में ये कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा? तो 1833 का एक्ट था, उसमें ये कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल, अब डेजिग्नेशन क्या नाम होगा उसका? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये इसका पहला जो भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल आप ध्यान रखिएगा कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, नाउ कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। देखो यहाँ पर एक कंपनी एज ए कंपनी नहीं रही, वो एज ए प्रशासनिक रूप से काम करने लगी थी, है ना। कंपनी प्रशासनिक रूप से काम करने लगी थी। ठीक है, सिविल सेवा में चयन, भारतीयों का चयन सिविल सेवा में, जो आईएएस आईपीएस की परीक्षा होती है आज यूपीएससी जो कंडक्ट कराती है ना, जिस एग्जाम की शायद आप तैयारी भी कर रहे होंगे, तो इसके लिए ओपन एग्जाम्स करवाने के का प्रोविजन भी इसमें था। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विरोध किया, जो राजनीतिक मामलों के जो कंपनी मामलों को हैंडल करते थे उन्होंने इसका विरोध किया और इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया उनके विरोध के कारण। ठीक है, तो सिविल सेवा के चयन की जो प्रथम जो एक बार उन्होंने एक प्रोविजन लाया था वो 1833 में लेके आया था, बट ये असफल रहा था क्योंकि किसका विरोध था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। तो ये प्रावधान खत्म कर दिया गया। मद्रास और बम्बई गवर्नर विधायी शक्तियों से वंचित कर दिए गए। मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो विधायी शक्तियों से वंचित कर दिए गए, मतलब वो रूल्स नहीं बना सकते हैं। कौन बनाएगा? बंगाल। ठीक है, ऐसा। ठीक है, नाउ इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि शिक्षा का चूंकि बात की इसमें की गई है, शिक्षा का पहला प्रावधान लेके आया था 1813 के एक्ट में। इसी में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। कौन सी शिक्षा पर? पश्चिमी शिक्षा पद्धति पर खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो ये इसमें पहली बार प्रोविजन लेके आया था 1813 के एक्ट में। तो शिक्षा के बारे में जो प्रोविजन पहली बार किया गया था 1813 के एक्ट में किया गया था। एजुकेशन के बारे में जो बात हुई थी वो 1813 के एक्ट में हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद में अपन मूव करेंगे 1800 ये डबल बार आ गया है आई थिंक। हाँ ना, 1853 का एक्ट। अपन ने 1813 का एक्ट पढ़ा है, चार्टर एक्ट पढ़ा है 1813, उसके बाद 1833 पढ़ा है, इसके बाद 1853 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपके चार्टर एक्ट खत्म हो जाएंगे ना। 1853 का जो चार्टर एक्ट था वो गवर्नर जनरल की काउंसिल एक छोटी संसद बन चुकी थी। गवर्नर जनरल की काउंसिल एज ए स्मॉल पार्लियामेंट के रूप में काम करने लगी थी। स्मॉल पार्लियामेंट है ना, छोटी संसद के रूप में काम करने लगी थी। जो सिविल सेवा में अपीयर होने का जो इंडियंस के लिए प्रावधान था 1833 का, क्योंकि वो तो उस टाइम पे रद्द कर दिया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की विरोध के कारण, बट 1853 में वो उस प्रावधान को जो एग्जीक्यूट करा गया और ओपन एग्जाम भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। कौन था वो ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा काम करवाया? लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले सॉरी। तो मैकॉले समिति कब बनी थी? 1854 में लॉर्ड मैकॉले ने ये प्रावधान पास करवाया। ठीक है, नाउ लॉर्ड मैकॉले समिति किस लिए बनी थी? सिविल सेवा में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए या भारतीयों का प्रतिनिधित्व शुरू करने के लिए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है 1854, आप ध्यान रखेंगे इसका। ठीक है, नाउ स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ कब किया गया? देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस टाइम से मतलब 1853 से जो कंपनी रूल कर रही थी उसमें केवल अंग्रेज हुआ करते थे। ठीक है, जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे उसमें केवल अंग्रेज हुआ करते थे, भारतीयों का उसमें कोई रोल नहीं था, है ना। भारतीयों का उसमें कोई रोल नहीं हुआ करता था। बट 1853 के जो एक्ट है उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रारंभ किया गया, है ना। लोकल रिप्रेजेंटेशन भी उसमें बनाया गया, प्रारंभ किया गया। 4 नए सदस्य जोड़े गए। बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से चुनाव किया गया। यहाँ पे बंगाल, मद्रास और बम्बई, आगरा से भी चुन के जो प्रतिनिधि आते थे वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में या फिर जो छोटी पार्लियामेंट बनी उसमें बैठा करते थे। ठीक है, तो आपके चार्टर एक्ट यहाँ पे खत्म होते हैं। नाउ अब ये चूंकि इस वीडियो को अपन यही एंड करेंगे। इसके बाद आपके जो भारत शासन अधिनियम आए 1858 से लेकर के
आपके 1947 तक, वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिलेंगी। इस वीडियो की पीडीएफ आपको स्टैटिक मित्रा पे मिलेगी। मैंने जैसे कि मैंने आपको बता दिया है @static मित्रा, ठीक है। इस पे जाकर के आप इस वीडियो की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जनरली बहुत नीटली मैंने इसको बनाया है। और अगर आपको ये एफर्ट पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपनी तैयारी का एक साथी बना सकते हैं इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही जेन्युइनली काम हो रहा है। और बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।